हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं कृतिका के रीढ़ की हड्डी चैप्टर के प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूँ आपके पास। पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है। इसका आंसर होगा, वास्तव में यह मानव स्वभाव है कि यह वर्तमान से असंतुष्ट रहता है और अतीत की याद उसे सुखद लगती है, परंतु इस प्रकार की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार व्यक्ति एवं समाज में परिवर्तन होते रहता है। दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, व्यक्ति का जीवन स्तर, विचार, आदर्श आदि सभी चीज़ें सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, अतः अतीत से वर्तमान की तुलना करना उचित नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करती है। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा भी था, रामस्वरूप आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं। इस कारण वे अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं, परंतु जब वे उसके विवाह के लिए वर ढूंढते हैं तो लड़की की उच्च शिक्षा ही बाधा बन जाती है। पहला पॉइंट होगा, लड़का शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद अधिक पढ़ी लिखी लड़की को पसंद नहीं करते हैं। इस कारण रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपा लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, रामस्वरूप के व्यवहार का ये विरोधाभास उनकी इस व्यवस्था को उजागर करता है कि प्रगतिशील विचारों वाला होने के बावजूद लड़की का पिता होने के कारण उन्हें रूढ़िग्रस्त लोगों के सामने झुकना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि इससे समाज में नारी की दयनीय स्थिति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। आंसर होगा, रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी लड़की उमा लड़के वालों के सामने सर धज कर आए। वह अपने बीए पास होने की बात को छिपाए और लड़के वालों की इच्छा अनुसार अपने गुणों को प्रदर्शित करें। पॉइंट होगा इसका पहला, उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में स्त्री का भी समाज में वही स्थान होना चाहिए जैसा पुरुषों का है। वह कोई भेड़ बकरी नहीं है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार देखभाल कर खरीद सकें। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, विवाह में उसको भी पसंद नापसंद का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा हो जाएगा, उसके गुणों के आधार पर उसे भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। आंसर होगा, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति लाभ और हानि का विचार कर व्यापार करता है, उसी प्रकार वे भी अपने लड़की की शादी किसी अच्छी हैसियत वाले व्यक्ति की कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी यह सोच है कि लड़की बिना किसी नाज नखरे के उनके घरेलू कामों में लगी रहे। इस प्रकार वे नारी की गरिमा को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, अतः वे अपराधी हैं। रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाने का कारण यह है कि अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण उसकी शादी में कठिनाई आ रही है। पुरुष प्रधान समाज नारी की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रही है, अतः रामस्वरूप विवश होकर ऐसा कदम उठाते हैं। इस प्रकार गोपाल प्रसाद की तुलना में उनका अपराध कम है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके लाडले बेटे की
रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करती है। आंसर है कि उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक एवं चारित्रिक दोनों ही प्रकार की कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। आंसर देखिए, शंकर की कमर थोड़ी झुकी हुई सी है। इस कारण कॉलेज में उसके दोस्त यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि शंकर की बैकबोन नहीं है। उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण उमा भी इस बात को जानती है। दूसरा पॉइंट है, कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द चक्कर लगाने के कारण शंकर को वहां से भगाया गया था। वह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागा था। 6 नंबर क्वेश्चन है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आंसर होगा समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। शंकर अपने अध्ययन के प्रति लापरवाह है। यही कारण है कि वह 1 साल फेल भी हो गया था, जबकि उमा अपने अध्ययन के प्रति सजग है एवं प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। शंकर एक दुष्चरित्र युवक है। वह लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाते समय भगाया गया और उसे नौकरानी से भी माफ़ी मांगनी पड़ी है। उमा एक सच्चरित्र युवती है। उसे सदैव अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, उमा अत्यंत साहसी युवती है। उसके पिताजी उसकी उच्च शिक्षा की बात छिपा लेते हैं, जबकि उमा इसे लड़के वालों के सामने दृढ़तापूर्वक प्रकट कर देती है। इसे उसका भी भय नहीं होता कि उसकी शादी टूट जाएगी। जबकि शंकर एक कायर पुरुष है। वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता है और मुंह छिपाकर भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी में हमारे समाज में नारी को उचित सम्मान मिलने की समस्या को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन को एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। सेकंड पॉइंट है, उमा के विवाह के लिए उसके पिता जिस युवक शंकर से उसके रिश्ते की बात करते हैं, उसकी शारीरिक संरचना में यह कमी है कि उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। दूसरा पॉइंट है, शंकर का चरित्र अत्यंत दुर्बल है। वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते समय भगाया गया है। इसकी रीढ़ की हड्डी की दुर्बलता को उसकी शारीरिक दुर्बलता से भी जोड़ा जा सकता है। शंकर उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए भी स्त्री की उच्च शिक्षा का विरोध करता है। अतः वह अपने विचारों पर दृढ़ नहीं है। वैचारिक आधार पर उसकी दुर्बलता भी उसकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी का सांकेतिक अर्थ प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथावस्तु के आधार पर आप इसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? आंसर है, कथावस्तु के आधार पर उमा एकांकी का मुख्य पात्र है। उमा इस एकांकी के केंद्र में है एवं संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। एकांकी की प्रमुख घटनाएं उमा के विवाह से संबंधित है। उसे देखने वाले लड़के वाले आते हैं, परंतु वह अपनी उच्च शिक्षा एवं लड़के शंकर की चरित्रहीनता की बात दृढ़तापूर्वक प्रकट कर देती है। अपने सद्गुणों, आदर्शों एवं स्पष्टवादिता के आधार पर उमा ही इस एकांकी की मुख्य पात्र सिद्ध होती है। वह एक सचरित्र, उच्च शिक्षा प्राप्त, आकर्षक व्यक्तित्व वाली युवती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। आंसर है, रामस्वरूप एकांकी रीढ़ की हड्डी के प्रमुख पात्र हैं। वे उमा के पिता एवं अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। रामस्वरूप अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति हैं। वे प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। इसी कारण उमा को उच्च शिक्षा दिलाते हैं। वे एक विनोद प्रिय व्यक्ति हैं एवं अपनी पत्नी से सदा ही हंसी मजाक करते रहते हैं।
रामस्वरूप अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह करते हैं, इसी कारण उसके विवाह के लिए वे अत्यधिक चिंतित रहते हैं और अपनी बेटी के लिए झूठ भी बोलते हैं, उसकी उच्च शिक्षा की बात को भी छिपाते हैं। ये तो हो गए आपके रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं। अब हम देखते हैं गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। गोपाल प्रसाद जो कि शंकर के पिता हैं, उसकी चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। वे पेशे से वकील एवं चालाक किस्म के व्यक्ति हैं। वे अनुभवी एवं लोक चतुराई से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। वे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं एवं शंकर के पिता हैं। गोपाल प्रसाद दकियानुसी ख्यालों के व्यक्ति हैं। वे स्वयं पढ़े लिखे हैं तथा सोसाइटी में जाते हैं, परंतु अपने बेटे के विवाह के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है। आंसर देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में समाज में नारी को यथोचित सम्मान न मिलने की समस्या को उजागर किया गया है। इसमें हमारे समाज में लड़कियों के विवाह में आने वाली अड़चनों को दर्शाया गया है और यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार विवाह के समय लड़की की नाप तौल करते हुए उसे अपमानित किया जाता है। इसमें पुरुष प्रधान मानसिकता का यथार्थ चित्रण भी किया गया है। इस एकांकी में रूढ़िवादी विचारों की विसंगतियों का भी पर्दाफाश किया गया है। जैसे स्त्री के लिए सारे सद्गुण आवश्यक हैं जबकि पुरुष सारे बंधनों से मुक्त है। एकांकी का प्रमुख उद्देश्य नारी चेतना को जागृत करना है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि समाज में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए नारी को बलपूर्वक संघर्ष करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, आप निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। हम स्वयं भी नारी का सम्मान करें एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दूसरा पॉइंट है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, हम नारी के अधिकारों का आदर करते हुए माँ, बहन तथा अन्य सभी स्त्रियों के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित पालन कर सकते हैं। नारी के प्रति हो रहे अत्याचार का मुखर विरोध कर संघर्ष में उसका साथ दे सकते हैं। समाज की पुरुष प्रधान सोच को बदलने हेतु प्रयास कर सकते हैं। दहेज एवं नारी शोषण का विरोध कर उन्हें उचित गरिमा दिला सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आती हूँ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।